हेलो बच्चों, आज एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में नेक्स्ट टाइप है एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। अर्थात इन अभिक्रियाओं में एल्कोहल का एल्किल पार्ट भी भाग लेता है और हाइड्रोक्सी पार्ट भी यहाँ पर भाग लेता है। इनमें जो पहली अभिक्रिया है वो है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया में ये अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद देता है। एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद देता है। इनमें पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं एट 413 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन ताप पर। 413 केल्विन ताप पर एल्कोहल को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ पर एल्कोहल का आधिक्य लिया जाता है, इट मीन्स एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। रिएक्शन देखिए, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं सांद्र H2SO4 के साथ। एल्कोहल का आधिक्य लिया, ये क्या है, एथेनॉल, इधर भी एथेनॉल, 2 मोल एथेनॉल लिया। इसमें से क्या होता है, जब इसको 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक H2O निकल जाता है। क्या बचेगा, इधर C2H5 बचा, CH3CH2, इधर भी OCH2CH3। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद प्राप्त हुआ हमको C2H5O C2H5 और साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा आपका H2। कुल मिलाकर एल्कोक्सी एल्केन बोले तो ईथर क्या होगा, एथोक्सी एथेन डाई एथिल ईथर भी इसको कॉमन सिस्टम में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कितने तापमान पर हुई, 413 केल्विन ताप पर। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। 413 के अलावा यदि एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, टेम्परेचर रेंज है एट 433 केल्विन टू 443 केल्विन, मतलब 433 केल्विन से 443 केल्विन के बीच जब एल्कोहल को किसके साथ गर्म करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ईथर नहीं प्राप्त होता। इन दैट सिचुएशन एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए, CH3 CH2OH कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पर टेम्परेचर रेंज लिखनी होगी 433 केल्विन टू 443 केल्विन। यहाँ से भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन इसको अपनी सुविधा के लिए मैं CH3 को ऐसे लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन ये रख दिया। ठीक है, और इस OH को यहाँ की बजाय यहाँ से ऊपर दिया, यहाँ से निकल जाएगा आपका H2। CH2 CH2 दोनों पर एक एक संयोजकता फ्री होगी, यहाँ से OH जाएगा तो ये बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको प्राप्त हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O निकल गया। ये क्या है, एथीन। एथीन प्राप्त हो जाता है। तो हम बात करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया में टेम्परेचर मायने रखता है कि एल्कोहल की कितने टेम्परेचर पर अभिक्रिया करा रहे हैं। 413 है तो आधिक्य होगा, ईथर बनेगा, और 433 से 43 है तो एल्कीन प्राप्त होता है। ये हो गई रिएक्शन। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये जो अभिक्रिया है इसकी एल्कीन बनने की, निर्जलीकरण की। यहाँ पर देखिए जल का निष्कासन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है,
निर्जलीकारक के रूप में कंसंट्रेट H2SO4 यूज हो रहा है। तो ये जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया है ये किस प्रकार से संपन्न होती है, इसकी क्रिया विधि को हम लोग देखते हैं। ये जो क्रिया विधि है निर्जलीकरण की 3 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, इसका जो प्रथम पद होता है इसमें एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, अर्थात जो एल्कोहल है सांद्र H2SO4 से एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, H+ आयन ग्रहण करता है और प्रोटोनित एल्कोहल बनाता है, प्रोटोनित एल्कोहल या ऑक्सोनियम लवण बनाता है। देखिए रिएक्शन को, CH3 CH2OH। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, 2 एल्कीन। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है तो सांद्र H2SO4 से प्रथम पद में हमें प्राप्त होता है H+ आयन और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तीव्र पद होता है, तीव्र पद है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो H+ है ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ग्रहण करेगा H+ आयन और इस ऑक्सीजन एटम पर जुड़ जाता है। क्या बनेगा, CH3 CH2O। इस पर ये हाइड्रोजन जुड़ा और ये हाइड्रोजन पहले से ही था। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया। ये वाला लोन पेयर किसका है, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन पर पहले पॉजिटिव चार्ज था अब न्यूट्रल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये है आपका प्रोटोनित एल्कोहल, प्रोटोनित एल्कोहल। अब बात करते हैं हम द्वितीय पद की। द्वितीय पद इसका वेग निर्धारक पद होता है और ये मंद गति से संपन्न होता है। पहले पद में जो हमें प्रोटोनित एल्कोहल प्राप्त हुआ है यह एक अस्थायी उत्पाद है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और यदि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेबिलिटी के लिए इस चार्ज को समाप्त करने के लिए ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इस कार्बन परमाणु के साथ में इसको अपनी ओर खींचेगा और जब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ से निकल जाएगा H2O और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये मंद पद होता है और मंद पद ही किसी अभिक्रिया का मंद पद ही उसका वेग निर्धारक पद होता है। यहाँ से निकल गया H2O, क्या बचा CH3 CH2 प्लस कार्बोकैटायन। पहले पद में हमको प्रोटोनित एल्कोहल प्राप्त हुआ, दूसरे पद में कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ। अब बारी आती है तृतीय पद की। तृतीय पद, थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है इसमें रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। CH3 CH2 ये कार्बोकैटायन द्वितीय पद से प्राप्त हुआ है। अब इसको अपनी सुविधा के लिए समझने के लिए मैं ऐसे ले देता हूँ CH2H। इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त करना है। इसके पॉजिटिव चार्ज को कैसे समाप्त कर दिया जाए, यदि ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से हम H+ आयन निकाल दें तो ये H+ आयन यहाँ से निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यहीं छोड़ के जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर यूज हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि इस कार्बन को दे दें तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा। इधर क्या बचा CH2 और इधर भी CH2, एक बंद पहले से था, एक बंद और जनरेट हो जाएगा CH2 CH2 और
H+ आयन यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया है, ये तो क्रियाविधि आपकी संपन्न हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो निर्जलीकरण इस अभिक्रिया में हो रहा है, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है। कुल मिलाकर निर्जलीकरण की क्रियाशीलता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का क्रम। तो इसमें निर्जलीकरण में सबसे आसानी से निर्जलीकरण होता है तृतीयक अल्कोहल का। ऐसे लिखो डायरेक्ट, तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक आसानी से निर्जलीकरण हो जाएगा। फिर द्वितीयक अल्कोहल, और सबसे कठिनाई से निर्जलीकरण होता है प्राथमिक अल्कोहल का। क्यों होता है उसका रीजन समझिए। इसमें क्या होता है, अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है। इस मैकेनिज्म में लास्ट में जो दूसरा पद है उसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ था। अब कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होगा, कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होगा, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से संपन्न होगी। तो अब हमने पहले पढ़ चुके हैं तृतीयक कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है द्वितीयक से, फिर प्राथमिक से। सबसे अधिक स्थायी होता है तृतीय कार्बोकैटायन, यह वाला। सबसे अधिक स्थायी, फिर द्वितीय कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्थायी होता है प्राथमिक कार्बोकैटायन। ये सबसे कम स्थायी है। अब नॉर्मल सी बात है कि प्राथमिक कार्बोकैटायन कहाँ से प्राप्त होगा, प्राथमिक अल्कोहल से, CH3 CH2OH से, इसी से तो प्राप्त होगा प्राथमिक कार्बोकैटायन। और द्वितीय कार्बोकैटायन कहाँ से प्राप्त होगा, द्वितीय अल्कोहल से। और तृतीय कहाँ से प्राप्त होगा, इस वाले तृतीय अल्कोहल से। यहीं से तो बनना है कार्बोकैटायन। ये सबसे अधिक स्थायी है, तो तृतीय अल्कोहल ही आसानी से निर्जलीकरण देगा। द्वितीय और सबसे कम प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपवाद की विशेष परिस्थिति की, कि अल्कोहल को देखिए, हम निर्जलीकरण करा रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3 OH, ये अल्कोहल है। यहाँ से हमें इसका निर्जलीकरण कराना है, मतलब इसकी हमें किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना है। निर्जलीकरण होता है इसमें, देखो जिस कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह, उसको हमने माना अल्फा कार्बन। उसका जस्ट पड़ोसी कार्बन ये बीटा, ये कार्बन भी क्या है, बीटा। यहाँ पर दो बीटा कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तो फिलहाल में दोनों से ही निर्जलीकरण करवा रहा हूँ एक एक करके। तो मान के चलिए अल्फा कार्बन से OH निकला, इस वाले बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। क्या स्थिति आएगी, CH3 CH2 CH, इस वाले से क्या निकल गया OH, और इससे हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। और यदि दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि मैं अल्फा कार्बन से तो OH निकाला और इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूं, तो डबल बॉन्ड इस और इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में बनेगा। तो क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो दो अलग अलग एल्कीन बनने की यहाँ पर स्थिति आ रही है। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि निर्जलीकरण की, अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में यदि
दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो इसमें एल्कीन का निर्धारण सेटजेफ नियम के आधार पर किया जाता है, अर्थात वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर, देखिए यहाँ पर ये तो आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा था इधर और ये भी बीटा था, इसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर, तो इसमें बीटा कार्बन ये है, इसमें बीटा कार्बन ये है, इनको छोड़ोगे, द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर अधिकतम प्रतिस्थापी उपस्थित हो या न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। इस पर कितने प्रतिस्थापी हैं? एक और ये दो। और इस वाले बीटा कार्बन पर कितने प्रतिस्थापी हैं? केवल एक। ठीक, ये कहलाता आपका सेटजेफ नियम कि यदि एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें बीटा कार्बन परमाणु पर, ध्यान से देखो, इसमें बीटा कार्बन परमाणु पर अधिकतम प्रतिस्थापी जुड़े हों। एक तो इसमें मैथिल समूह जुड़ रहा है, एक ये पूरा समूह जुड़ रहा है इस वाले बीटा कार्बन पर। तो बीटा कार्बन ये है, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इस वाले से OH निकलेगा, तब जाके यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच। ये हो गई ब्यूट टू इन। इस वाले से जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, वो एल्कीन अल्प मात्रा में बनेगी, कम मात्रा में बनेगी, तो ये हो जाएगी ब्यूट 1 इन। ये तो हो गया आपका लघु उत्पाद और ये हो गया दीर्घ उत्पाद। इसको मुख्य उत्पाद भी लिख सकते हैं आप। मुख्य उत्पाद सेटजेफ नियम के अनुसार होता है एल्कीन बनने का निर्धारण। दोबारा समझिए, यदि एल्कोहल का निर्जलीकरण हम कराते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन से तो हमेशा OH निकलेगा अल्फा कार्बन से, और ये जो बीटा है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। यदि दो बीटा कार्बन इसमें दिए हुए हैं तो किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालें, इसका निर्धारण होता है सेटजेफ नियम से। और सेटजेफ नियम ये कह रहा है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन परमाणु से निकलेगा जिस पर अधिकतम प्रतिस्थापी जुड़े हैं। इस पर दो प्रतिस्थापी हैं बीटा कार्बन पर, इस बीटा कार्बन पर केवल एक प्रतिस्थापी है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकल के ये जो उत्पाद है ये लगभग 80% मात्रा में बनता है, मुख्य उत्पाद होगा। ये जो उत्पाद है वो लघु उत्पाद है, लगभग 20% मात्रा में इसका निर्माण होता है। ये हो गया एल्कोहल की साम्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। चलिए दूसरे रिएक्शन पर आते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। सिंपल रिएक्शन है, ये आपका एल्कोहल, इसको 573 केल्विन ताप पर एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। एथेनॉल कैसा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की, CH3OH। ये हो गया आपका द्वितीयक एल्कोहल। प्रोपेन 2 और इसका विहाइड्रोजनीकरण कराएं सेम 573 केल्विन ताप पर। इस एल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक से प्रभावित करना है। और तीसरा होगा तृतीयक एल्कोहल का एग्जांपल, CH3OH। ये हो गया आपका 2-मेथिल प्रोपेन 2 और तृतीयक एल्कोहल है। इसका भी निर्जलीकरण करवाना है
573 केल्विन और कॉपर की वाष्प। ठीक है। अब देखिए, यदि प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और एक हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, एल्किल तथा हाइड्रोक्सी दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया है। मतलब हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन लेंगे हम किससे, एल्किल समूह से। यहाँ से निकल जाएगा आपका H2, ये निकल गया आपका H2। अब क्या बच रहा है, CH3CHO, CH3CHO मतलब एल्डिहाइड, एथेनॉल। एल्डिहाइड प्राप्त होता है कब, प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एथेनॉल। अब हम द्वितीयक अल्कोहल की बात करते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु हमेशा अल्फा कार्बन से ही निकलेगा, बीटा कार्बन से नहीं निकालते। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लिया, OH का हाइड्रोजन लिया, H2 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, द्वितीयक अल्कोहल है, प्रोपेन टू ऑल, OH का हाइड्रोजन लिया, एक अल्फा कार्बन लिया है इसका, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, क्या निकल गया, H2। अब क्या बच रहा है, CH3C, CH3C और इस पर नीचे CH3 लगा हुआ है। इधर क्या बचा, ऑक्सीजन। कार्बन पर बॉन्ड फ्री हो रहा है और ऑक्सीजन पर बॉन्ड फ्री हो रहा है, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या हुआ आपका, प्रोपेनॉल या एसीटोन, प्रोपेनॉल बोले तो कीटोन। तो प्राथमिक अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त हुआ एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीय अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त हुआ कीटोन। देख सकते हैं पुस्तक में, एल्डिहाइड और यहाँ पर कीटोन। अब बात आती है तृतीयक अल्कोहल की। अब यहाँ पर देखिए, OH तो है, लेकिन ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो यहाँ से अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो विहाइड्रोजनीकरण होगा ही नहीं, विहाइड्रोजनीकरण होगा ही नहीं। इन दैट सिचुएशन, कौन सी स्थिति में, तृतीयक अल्कोहल की स्थिति में, इसमें अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है अल्फा कार्बन पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस का पड़ोसी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसका OH गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। बचा क्या, CH3C, CH3 और यहाँ पर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3C, CH3, यहाँ पर लिख दूँ इसको CH2। क्या बना, एल्कीन प्राप्त हुआ। क्या बना, एल्कीन प्राप्त हुआ, 2 मैथिल प्रोटीन। क्या हुआ, इसमें विहाइड्रोजनीकरण नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है निर्जलीकरण। जल बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल रही, जल का निष्कासन हो रहा है। तो तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर, इसका निर्जलीकरण होता है। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण।